दोस्तों वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों आरएस 2018 के इंटरव्यू के मार्क्स भी जारी हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा, कल मैंने आपको मेरी मार्कशीट दिखाई तो आपको ये पता चल गया होगा कि 365 नंबर लाने के बावजूद जो है आपको अच्छी रैंक नहीं मिलने वाली है अगर आपके इंटरव्यू में नंबर कम रह जाते हैं। तो इसीलिए हमारा टारगेट, अगर हमें एसडीएम बनना है तो 450 अंक होना चाहिए और उसके लिए मेंस परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी जरूरी है। मैं अपने करंट अफेयर्स को बनाते समय पूरा ध्यान रखता हूं कि मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर अप कर सकूं इन्हीं करंट अफेयर्स के साथ में। और दूसरी बात, बहुत से कोर्सेज और बहुत से वीडियोस मैंने हमारे आरएस जंक्शन यूट्यूब पर बना रखे हैं, तो अब समय व्यतीत नहीं करना है। बहुत समय जो है ये एग्जाम ले लेता है। आपको अपने मेंस एग्जाम से पहले पहले अपनी तैयारी को बहुत बेहतर जो है आकार देना होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम पर जाकर के कुछ नंबर से चूकेंगे तो आपको जितना दुख होने वाला है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो बस उस दुख की अनुभूति अगर नहीं करना चाहते हो तो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए, उनके सभी वीडियोस को, उनकी सभी क्लासेस को देख डालिए, उनसे अपने नोट्स बना लीजिए और अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि मेंस एग्जाम जब आए तो आपको केवल रिवीजन करना पड़े। एक एक वीडियो बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए मैंने ये काम किया था लद्दाख में, तो उसको आप व्यर्थ ना जाने दें। आपको इसके अलावा यदि पैसा देकर ही काम करना है तो फिर आप कोई भी बड़ा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि कहीं पैसा देने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान जो है वो आपको छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, जहां से भी मिले वहां से बटोरना पड़ता है। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश के करंट अफेयर्स की हमारी इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप आरएस जंक्शन पर नए जुड़े हैं और आपने पिछले करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए गुलदस्ता ईयरली पैकेज अवेलेबल है और ये आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। गूगल प्ले से डाउनलोड करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप इन बुक्स का लाभ उठा सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू जो कि 10 से 12 प्रश्न आपको देता है आरएस के प्रीलिम्स में और बड़े 2 प्रश्न देता है आरएस के मेंस एग्जाम में, उसकी भी मैं तैयारी करवा रहा हूं। उसके वीडियोस हमारी एप्लीकेशन यूट्यूब पर चल रहे हैं, जबकि जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर, तो इसका भी आप लाभ उठाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों हाल ही में जो है, जो हमारा उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, वहां पर जो है एक नियुक्ति की गई है। राज्यसभा में सदन के उपनेता को नियुक्त किया गया है और इस पद पर अब मुख्तार अब्बास नकवी जो है वे काबिज होंगे। उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये राज्यसभा में पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो हैं उन्हें अब सदन का नेता बना दिया है, तो उनकी उपनेता की जगह खाली हो गई, जहां पर अब मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता बनाया है। ये देखिए, जो सदन के नेता और उपनेता के जो पद हैं ये दरअसल जो सत्ता पक्ष होता है वहां से आते हैं। वहीं पर एक और पद होता है जिसको बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष, जो कि सदन में उपस्थित सबसे बड़े दल जो है वहां से आता है। तो नेता के रूप में पीयूष गोयल, जबकि उपनेता के रूप में अब मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो काम करेंगे। अगर नकवी जी की बात करें तो काफी लंबे समय का इन्हें अनुभव रहा है। कई मंत्रालयों को संभालने के अलावा मोदी सरकार में वे संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पीयूष गोयल की बात करें तो उनको पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के स्थान पर राज्यसभा के नेता का पद मिला है। थावरचंद गहलोत को एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो यदि आप गौर से सुन रहे हैं तो मुझे बताइए कौन से राज्य की वे राज्यपाल हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, साथ का साथ कमेंट कर दें और हाँ, लाइक और शेयर तो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो उसी के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है और यह मुद्दा है जासूसी का। चर्चित जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर जो है उसको लेकर के हंगामा रहा और इसको लेकर के बहुत सी चर्चाएं भी चल रही है। एक रिपोर्ट भी हाल ही में जो मीडिया संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी आई है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और 1 न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को हैक किया गया हो। इस तरह की रिपोर्ट इस मीडिया संस्थान द्वारा जारी की गई है।
हालांकि कोई बुनियादी सबूत इनके पास नहीं है और इस तरह की घटनाएं जो है वो निश्चित रूप से बिना तथ्यों के और बिना प्रमाणों के नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये गलत है, लेकिन अगर ये बिना तथ्यों पर आधारित है तो ये केवल एक एजेंडा बनाने के अलावा कुछ नहीं है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर दरअसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप जैसे ऐप समेत फोन में जो अन्य एप्लीकेशन है उनको हैक करके और उनकी जानकारियां चुरा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है। तो इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने इसे डेवलप किया है। पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का काम होता है जासूसी करना और इसे NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर लेगा और उसके मालिक को पता भी नहीं चलेगा। हालांकि इजराइल ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है और भारत सरकार ने भी इसके मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दुनिया भर में उभरती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शैक्षणिक दस्तावेजों को जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अब जो है अलग अलग विभागों के जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं उनको जारी करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया है। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से 10 लाख से भी ज्यादा डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है। इसमें इंटरनेट, पर्सनल की क्रिप्टोग्राफी करना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है। दरअसल ब्लॉकचेन में क्या किया जाता है, जो भी ब्लॉकचेन के ओपन सोर्सेज में यूजर्स होते हैं उन सभी की सहमति के साथ में किसी भी सूचना को एक ब्लॉक के रूप में दर्ज किया जाता है। अगली सूचना को दर्ज करना हो तो इसी ब्लॉक के आगे एक और ब्लॉक का निर्माण होता है। ये एक ओपन रजिस्टर की तरह होता है। एक सार्वजनिक बही खाता होता है जो सभी यूजर्स जो उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उन सभी की परमिशन के बाद ऐड होता है और इसको हटाने के लिए भी ऐसे सभी यूजर्स की परमिशन आवश्यकता होती है। तो चूंकि ये सरल काम नहीं है इसीलिए ब्लॉकचेन को एक पारदर्शी तकनीक माना जाता है, एक सार्वजनिक बही खाता माना जाता है जहां पर लेन देन का प्रत्येक रिकॉर्ड दर्ज होता है और इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत भी नहीं होती। ब्लॉकचेन में यदि किसी लेन देन को एक बार दर्ज कर दिया तो न तो उसे वहां से हटाया जा सकता और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो क्रिप्टो करेंसियों का संचालन है जैसे कि बिटकॉइन और बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका काम भी इस ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से ही निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। फिल्मों की दुनिया में 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और इस बार का 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो 2021 के टाइटेन नामक मूवी को दी गई है। दोस्तों सेक्स दृश्यों और बहुत ही मारधाड़ वाले दृश्यों से भरपूर इस फिल्म को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म की डायरेक्टर जूलिया डुकोर्नाउ पाम डी ओर जीतने वाली अब तक दूसरी महिला डायरेक्टर और अकेले ये खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई है। कॉलेब लैंड्री जोन्स ने नेट्रॉम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता जबकि नॉर्वेजियन रेनेट रिंसवे ने द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अगर बात करें भारतीय मूल की पायल कपाड़िया की तो निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग का भी जलवा देखने को मिला और इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डी ओर अर्थात गोल्डन आई के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करूं तो कांस फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जर्मनी और इटली में वेनिस फिल्म फेस्टिवल, कांस आयोजित होता है फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस, जर्मनी और इटली की ये 3 फेस्टिवल्स को कहते हैं बिग 3। तो प्रमुख यूरोपीय फिल्म समारोह हैं। इसके अलावा एक और है बिग 5। बिग 5 किनको बोला जाता है? 3 तो ये और इनके अलावा संडास फिल्म फेस्टिवल अमेरिका और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कनाडा, ये पांचों मिलकर के कहलाते हैं बिग 5। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिग 3 में सम्मिलित नहीं है या है? तो याद रखिए कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस, बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल जर्मनी और इटली फिल्म फेस्टिवल वेनिस, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 हाल ही में इनकी घोषणा की गई और दुनिया भर के 10 जो है बेहतरीन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वर्गों को चुना गया। इनमें भारत के 2 समुदायों को जो है सम्मिलित किया गया है जिनमें से एक है स्नेहा कुंजा ट्रस्ट और दूसरा है अधिमलाई
पंचगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इन दोनों को जो है अब की बार यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के इक्वेटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। ये दोनों समुदाय 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त करेंगे, जिसका प्रयोग ये अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं इनको क्यों दिया गया है। दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे कि वर्तमान में पूरा यूरोप जो है कोरोना के बाद में अब बाढ़ से ग्रस्त हो रहा है। वहां पर बड़े क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या देखी जा रही है। खासकर जर्मनी के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है बड़ी मात्रा में हजारों लोग लापता हैं और बहुत से शहरों को अब की बार आई बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है। तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के नुकसान से निपटने और स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए समाधानों के लिए ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2002 से शुरू किया गया है। आदिमलाई पंचगुडिनियर लिमिटेड की बात करें तो 1700 सदस्यों वाली एक सहकारी समिति है और पूरी तरह से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में है उसके स्वदेशी लोगों द्वारा चलाई जाती है। पिछले 8 वर्षों में इस समुदाय द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों और वन उपज के विपणन और प्रसंस्करण द्वारा लगभग 147 गांवों में लोगों की आजीविका में सुधार किया गया है। दूसरी ओर अगर हम स्नेहकुंजा ट्रस्ट की बात करें तो यह भी एक समुदाय आधारित संरक्षण और बहाली पर ध्यान केंद्रित करने वाला ट्रस्ट है, जिसने कर्नाटक तट पर और पश्चिमी घाट के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और संवेदनशील आर्द्र भूमि की रक्षा की है। इस स्नेहकुंजा ट्रस्ट द्वारा भारत की पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन भी किया जा रहा है। अब बात आती है ब्लू कार्बन क्या होता है। दोस्तों, ब्लू कार्बन दरअसल महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन से है। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम करते हैं उसे महासागर भी जो है कैप्चर करते हैं। महासागरों का क्षेत्र तो वैसे 1% जो जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये कैप्चरिंग होती है वो केवल 1% है। तटीय क्षेत्रों में शैवाल, मैंग्रोव के वन, जो सॉल्टी मार्श एरियाज होते हैं या समुद्री घास वाले एरियाज और माइक्रो एल्गी एरियाज, उनके द्वारा जो है वातावरण से संग्रहित की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वैसे तो 1% से भी कम क्षेत्र धारण करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो सतह पर या स्थल क्षेत्र में कार्बन का जो कैप्चर होता है जैसा कि वनों के माध्यम से, उसकी तुलना में काफ़ी गुना ज़्यादा CO2 को कैप्चर किया जाता है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए ये ट्रस्ट काम कर रहा है और पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन भी इसके द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोरोना के बाद में एक और बीमारी का खतरा जो है अब चीन में देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको कल मंकी पॉक्स के बारे में बताया था और अब आज हमारे सामने एक बीमारी आई जिसका नाम है मंकी बी। तो चीन में हाल ही में एक मरीज की मौत इस मंकी बी नामक वायरस से हो गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि चीन में अब बंदरों से संक्रमण का प्रसार हो रहा है। इस वायरस को मंकी बी वायरस कहा जाता है और इससे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, फैटल है। 70 से 80% लोगों की मृत्यु इसमें हो जाती है। सबसे पहले यह वायरस 1932 में देखा गया था। लोग आमतौर पर बी वायरस से तब संक्रमित होते हैं यदि उन्हें संक्रमित मकाक बंदर द्वारा काट लिया जाए या खरोच दिया जाए या बंदर की आंख, नाक या मुंह से जो लावा निकलता है उससे इनका संपर्क हो जाए। यह अफ्रीकी लंगूरों से पैदा हुआ वायरस है और ज़्यादातर जो इन लंगूरों के साथ में रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स हैं वे इससे बीमार होते हैं। ऐसा कोई मामला भी सामने नहीं आया जिसमें ये मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण हो। बहुत ही कम रेयर केसेस हैं और ज़्यादातर ये बंदर से सीधा मनुष्य में फैलता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक जब यह इंसानों में संक्रमण फैलाता है तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला होता है और एंसेफेलाइटिस से वो ग्रसित हो जाता है। संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण आमतौर पर वायरस के संक्रमण के बाद करीब 1 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सबसे बेहतर करंट देने की। इनमें से कुछ खबरें बीमारियों से जुड़ी है, कुछ खबरें आईटी से जुड़ी है, तो ये सारा आपके कवरअप करती हैं आपके आरएस के सिलेबस को। तो बस आपका एक छोटा सा काम इसको शेयर करने का, लाइक करने का। इनके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप देख सकते हैं, वहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको पूरी की पूरी बुक चाहिए तो बुक के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां से हमारा गुलदस्ता का कंप्लीट कोर्स लें। 250 रुपये के इस कोर्स में आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स न केवल इस बार के बल्कि पिछले बार के मिलेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हमारी क्लासेस चल रही है, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।